हे गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल में। आज आप लोगों के लिए एक नया ड्रामा लेकर आ गई हूँ। ड्रामा बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। आई होप आपको ज़रूर पसंद आने वाला है। कहानी की शुरुआत रैन रैन से, जो इस ड्रामे की फीमेल लीड होती है और वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालत में एक क्लब से बाहर की तरफ निकल रही होती है और हमें दिखाया जाता है रैन रैन अपने आप से बोल रही थी कि ये उस प्यार का नतीजा है जो मैंने किसी से किया था। आज मेरे साथ जो भी हुआ है उसमें मेरे प्यार की सबसे बड़ी हार है, ऐसा वो बोल रही होती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है जो रैन रैन होती है वो अपना इंट्रोडक्शन देती है और वो बोलती है कि जिस दिन मैं अपने बचपन के प्यार गुमो से शादी करने वाली थी, उस दिन मेरी बहन आकर उसने मेरी पूरी लाइफ तबाह कर दी। और फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर रैन रैन और गुमो की शादी होने वाली होती है, वहाँ पर उसकी सिस्टर आती है और उस टाइम पे वहाँ पर आके वो रोने लग जाती है और वो बोलती है तुमने जो बोला था वो सब कुछ मैंने कर दिया। उन लोगों को मैंने प्लीज़ कर दिया, पूरे लोगों के साथ मैंने टाइम स्पेंड किया और उन लोगों ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने मुझसे बोला था ना अगर मैं ऐसा कुछ करती हूँ तो उस टाइम पे तुम मुझे गुमो लौटाओगी, तो प्लीज़ अब मुझे गुमो लौटाओ, प्लीज़ तुम शादी मत करो, मैं नहीं रह पाऊँगी इसके बगैर, बोल के रोने लग जाती है। रंजन बोलती है ये क्या बकवास कर रही हो? तभी वो बोलती है मैं बकवास नहीं कर रही हूँ, मैं सच बोल रही हूँ। तुमने तो मुझसे यही बोला था ना कि अगर मैं ये सब कुछ करूँगी तो तुम मुझे मेरा प्यार लौटाओगे, प्लीज़ लौटाओ। वो मुँह शौक में आता है और वो बोलता है मैं तुमसे ऐसी उम्मीद तो नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं यकीन कर नहीं पा रहा हूँ कि तुम ऐसा कुछ कर सकती हो। रंजन बोल रही थी मैंने कुछ नहीं किया। तभी गुमो बोलता है तुमने अपनी खुद की बहन के साथ ये सब कुछ किया। मैं अभी तुम्हें जाने नहीं दे सकता, तुम्हें पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। इसको 2 महीने तक कंटिन्यूअसली नाइट क्लब पे काम करने के लिए लगवा दो, बोलकर उसे उठा के वहाँ से लेके जाया जाता है। अभी प्रेज़ेंट में रंजन बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी और हमें दिखाया जाता है रंजन जो होती है वो जैसे वहाँ पर गुमो को दिखती है वो टूट जाती है। उसके बाद वो वहीं पर ज़मीन पे गिरती है और वो उसके सामने हाथ जोड़ के रोने लगती है और वो बोलती है प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत मारना, बोल के वो अपने कपड़े ओपन करने लगती है। फ्लैशबैक टाइम जहाँ पर रंजन पिछले 2 महीने से इस क्लब में ह्यूमिलेट हो रही थी। उसको क्लब में क्लब वाला नहीं बल्कि एक प्रोस्टिट्यूट जैसा जॉब मिला हुआ था, जहाँ पर बहुत बुरे-बुरे लोग उसके साथ बदसलूकी कर चुके थे। एंड देन हमें दिखाया जाता है अभी प्रेज़ेंट में जो गुम होता है वो बोलता है तुम ऐसे प्रिटेंड कर रहे जैसे कि तुम्हारे साथ कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया, तुम्हारे साथ क्या ही हुआ होगा? क्योंकि तुम्हें तो यहाँ पर बस लोगों को सर्व करना था ना, वेट्रेस के साथ कुछ होता है जो तुम ऐसे नौटंकी कर रहे हो, बोल रहा होता है। तब हमें पता चलता है गुमो को पता नहीं रंजन के साथ इस क्लब में क्या-क्या हुआ था। और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर एक और लड़की आती है और इस टाइम पे वो रंजन को देखने के बाद बोलने लगती है कि ये लड़की यहाँ पर है, चल इसका ना थोड़ा वीडियो बनाया जाए क्योंकि इस क्लब की सबसे डिमांडेड फीमेल मॉडल है, मैंने सुना हुआ है। और वो बोलकर उसको बोलते हैं चलो ओपन करो अपने कपड़े। और तभी जो रैनन होती है वो हँसती है और उसकी आँखों में आँसू ज़रूर थे, लेकिन हाँ, उसकी आँखों में बिल्कुल भी गुमो की तरफ देखकर कोई उम्मीद नहीं थी। उसके बाद वो अपने कपड़े को ओपन करने लगती है और वो मन ही मन में सोचती है कि वो रैनन तो कब का मर चुकी है जिसने इस बंदे से प्यार किया था। मेरे मन में इसके लिए कोई प्यार भी नहीं, ना ही वो हमदर्दी। और हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब उसको क्लब पे पहली बार लाया गया था। वो एक्ट्रेस बनने के लिए नहीं बल्कि उसको यहाँ पर एजेंट प्रोस्टिट्यूट लाया गया था और उसके बाद उसे कैद करके रखा जाता था। और जब भी जो भी मर्द वहाँ पर आके उसके साथ सोना चाहता था, सो लेता था और निकाल लेता था। रंजन हर दिन पिछले 2 महीने से यही सब कुछ कर रही थी, बेचारी मजबूर थी। और साथ में जब वो भागने की ट्राई करती है, उल्टा उसे और टॉर्चर किया जाता था। प्लस हमें दिखाया जाता है एक दिन उसने रात को जब उसका जो भी पर्सन मतलब जो भी उसके साथ सोने के लिए आया था, वो सोने के बाद वो कॉल की थी कुमो को ये बोलते हुए कि प्लीज़ मुझे यहाँ से निकालो, तुम जो भी पनिशमेंट देना है मुझे दे देना, लेकिन मुझे यहाँ से निकालो। वो बोलता है तुम ये सब कुछ डिज़र्व करती हो। और उसके बाद तभी उसके बाहों में साली कुत्ती कमीनी रैनन की सिस्टर होती है लिली और वो बोल रही होती है कि अब मेरी तो पूरी लाइफ तबाह हो चुकी, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो बोलता है तुम चुप रहो, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, टेंशन मत लो। और तभी रैनन को बहुत बुरा लगता है, बहुत घटिया लगता है। उसके बाद वो वहीं पर बिखर जाती है। ये सब कुछ रैनन याद कर रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है रैनन जो होती है वो अपने कपड़े को ऑलमोस्ट ओपन करती है और उस वो लड़की जो एक्सप्रेशन दो, ये करो वो करो बोल रही होती है, वो ये सब कुछ करने लगती है। और हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जब जो गुमो था वो तो गुस्से में आया, वो बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम अपने आप को बेच रही हो, तुम ये लड़की जो बोल रही हो वो कर रही हो। तभी वो बोलती है अगर मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी तो मुझे खाने नहीं दिया जाएगा ना, ऐसा वो बोल देती है। साला कुत्ता गुमो इस टाइम पे उसकी बातें नहीं समझ पाता, उससे घसीटते हुए घर के ले लेके चला जाता है।
इन दिन हम देखते हैं अब घर पे जहाँ पर माहौल नॉर्मली था तभी रैनन को वहाँ पर लाया जाता है। रैनन को देखने के बाद मॉम तो खुश थी। मॉम बोलती है बेटा तुम आ गए वापस, लेकिन तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर जो उसकी सिस्टर थी लिली, वो जाती है सीधा अपनी बहन को गले लगाती है और बोलती है मुझे माफ़ कर दे, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर उस वेडिंग डे पे मैंने सब कुछ ना किया होता, सच बोलने की हिम्मत ना की होती तो आज तुम यहाँ पर ना होती, बल्कि तुम क्लब पे तुम्हें जाने की ज़रूरत ना पड़ती। तभी वो इतना गुस्से में थी, वो कुछ जा करके उससे पहले ही लिली बोलती है कि और तुम्हें मज़ा तो बहुत आया होगा ना, क्योंकि जितने लोगों को मैंने तुम्हारे लिए अरेंज किया हुआ था, दे वर अमेजिंग, आई एम श्योर कि वो लोग तुम्हें सैटिस्फाई कर पाए होंगे। उसको इतना गुस्सा आया, इतना डर गई ना, उसके बाद अपनी बहन को धक्का देती है और तभी हमें दिखाया जाता है धक्का दी थी बस थोड़ा-सा ही, और क्योंकि बंदी इतनी पतली सुकड़ी सी बन गई थी ना, तो इतना फ़ोर्स था नहीं, लेकिन नौटंकी साली लिली वहाँ पर गिरने का ड्रामा करती है। उस टाइम पे वहाँ पर जो गुमो था वो आता है और वो बोलता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हें मैं यहाँ पर घर पे लेके आया हूँ। मैंने सोचा था 2 महीने में मैंने तुम्हें जो पनिशमेंट दी थी उसके बाद तुम बदली होगी, लेकिन तुम आज भी बिल्कुल वैसी की वैसी हो। ये तुम्हारी बहन है। डैड बोलते हैं तुम कैसी घटिया बेटी, मुझे शर्म आ रही है तुम्हें अपनी बेटी कहने पर। तभी रैंडल रोने लग जाती है और वो बोल रही होती है कि मुझसे कुछ भी मत करना, मुझे खाने दो, मुझे मत मारना, अगर मैं सब कुछ नहीं करूँगी तो मुझे खाने नहीं दिया जाएगा ना, बोल के रो रही होती है। बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है। लेकिन यहाँ पर अब लिली ने जो नौटंकी यहाँ किया हुआ था, इस बात की वजह से रैन की सीरियसनेस को कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। उसके बाद दिखाया जाता है डैड आके रंडन को एक तमाचा लगाई देते हैं। रंडन तो जल्दी-जल्दी करके वो बोलने लगती है, मैं अपने कपड़े ओपन करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ आप लोग मुझे मारिए मत, मारिए मत। ये देख के गोमो को बहुत गुस्सा आता है, वो अपना कोट निकालता है, उसको पहनाता है और वो बोलता है, मैंने 2 महीने तुम्हें क्लब पे इसलिए भेजा था ताकि तुम्हें पनिशमेंट मिल सके। तुम इतने इलॉजिकल चीज़ें क्यों कर रहे हो? इतनी गंदी हरकतें क्यों कर रहे हो? जैसे कि तुम यहाँ पर किसी को अपनी बॉडी सेल कर रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स के सामने ऐसी हरकतें कौन करता है? ऐसा वो बोलता है। उसके बाद वो उस कपड़े को पहना देता है। तभी जो लिली थी ये चीज़ को तो बहुत ज़्यादा मज़े से ले रही थी, लेकिन हमारी जो रैनन थी वो रोते-रोते वहीं पर बेहोश हो जाती है। रैनन होती है उसको चेक करने के लिए आता है इस ड्रामे का मेल लीड, यस गाइस मेल लीड तो ये है, जिसका नाम सुबह होता है। सुबह उसको देखता है, उसके बाद उसकी फैमिली को बोलता है इसकी मेंटल कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं। ऐसा लगता है कुछ साइकोलॉजिकल ट्रॉमा लगा है और उसको टाइम लगेगा ठीक होने में। कुछ ऐसा हुआ है जो इस बिल्कुल भी झेल नहीं पाई है, जिस बात की वजह से इसकी इतनी हालत है। मुझे लगता है हम लोगों को इसका थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा प्यार से, क्योंकि साइकोलॉजिकल पेशेंट को हमेशा प्यार से ट्रीट किया जाता है, गुस्से से नहीं। आई नो आप लोग इसकी बिल्कुल भी लाइक नहीं करते, लेकिन आप लोगों को ये तो करना पड़ेगा। तभी जो मतलब ओमो वो बोलता है इसको क्लब पे इसलिए भेजा गया था ताकि इसको पनिशमेंट मिल सके जो इसने अपनी बहन के साथ किया था उसके लिए, और इसके साथ ऐसा क्या हुआ है क्लब में जो इतनी नौटंकी कर रही है। मुझे तो क्या लगता है ना ये सब कुछ सिंपैथी पाने के लिए ये सब कुछ कर रही है, ऐसा वो बोल देता है। तभी जो हमारा शुभे था वो बोलता है नहीं ऐसी बात नहीं हो सकती, मुझे लगता है बात कुछ और है। तभी वो बोलता है तुम हमारे फैमिली के डॉक्टर हो, लेकिन इतनी ज़्यादा सीरियसली बात लेने की ज़रूरत नहीं, ये हमारे लिए इतनी मैटर नहीं रखती, ऐसा वो बोल देता है। तभी जो लिली थी आती है रनन के पास और उसके बाद उसके कपड़े को इधर देखती है और बोलती है ये तुम्हारी बॉडी में निशान कैसे है, जैसे कि किसी ने तुम्हारे ऊपर, ओह मैं समझ गई, कहीं ऐसा तो नहीं ना पिछले 2 महीने में तुमने किसी को पटा लिया और किसी से शादी भी कर ली, या फिर तुम्हारा बॉयफ्रेंड बहुत बड़ा मोलेस्टर निकला और अभी तुम वापस इसलिए आई हो ताकि तुम मेरा और गोमो का रिश्ता तोड़ सको और तुम गोमो से शादी करने के लिए आई हो। वो बोलती है नहीं ऐसी बात नहीं, लेकिन वो बोलता है अगर ऐसी बात है तो भूल जाओ। उसके बाद जो हमारा गोमो होता है वो रैनन को लेकर बाहर की तरफ चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है जो गोमो था उसे बाहर लेके चला जाता है, बाहर रखता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें 2 महीने तक क्लब में जाकर वेट्रेस का काम करने के लिए इसलिए बोला था ताकि तुम्हें थोड़ी-सी सबक मिले, लेकिन तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो? तुमने 2 महीने के अंदर किसी को पटा लिया, तुम मुझे टीच कर रहे हो, तुम मुझे परेशान करने के लिए, मुझे इरिटेट करने के लिए सब कुछ कर रही थी। रैनन रोने लगती है, वो ये बोलती हुई कि मुझे कुछ मत करना, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे नहीं पता, मैं आप जो बोलोगे वो सब कुछ करूँगी, प्लीज़ डोंट टच मी, मुझे कुछ मत करना, मुझे कुछ मत करना बोल के वो रोने लग जाती है। और तभी शिन को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद उसे उठा के लेके जाता है और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है अगले सीन जहाँ पर रैना जो होती है वो डाइनिंग टेबल पे बैठी हुई होती है। उसे ये बोला जाता है कि आपके लिए खाना रखा गया है तो आप खा लीजिए आपके टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि ये जो मेड होती है वो 2 महीने के अंदर ही नियुक्त हुई थी यहाँ पर, तो उसे पता नहीं था रैनन को क्या क्या पसंद है। इन दिन हमें दिखाया जाता है तभी जो रैनन थी वो सब कुछ खाना देखती है
और उसके बाद उसे फ्लैशबैक याद आता है जहाँ पर उसको जब रैनन ऐसे ही क्लब पे थी, यस, उसके साथ जब गंदी-गंदी चीज़ें हुआ करती थी तो वो ढेर सारा खाना देखती है और उसको तो भूखा भी रखा जाता था। जिस बात की वज़ह से वो उस खाने को देखने के बाद झपट्टा मारती है। बेचारी क्या करती है, भूख तो लगी हुई थी ना बेचारी को, और तभी वो खाना खाने लगती है तो वो दूसरा बंदा आके उसे बहुत ज़्यादा बुरी तरह से पीटने लगता है। ये बोलते हैं कि तुम बस बड़ी फैमिली की बेटी हो, बाकी कुछ नहीं। तुम्हारी हरकतें, तुम यहाँ पर जो काम करती हो ना, वो लो क्लास लड़कियों से भी ज़्यादा गंदा है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे इसको मुँह लगाने की? तुम्हें लगता है तुम ये सब कुछ डिज़र्व करती हो? वो बंदा इतना बुरा मारता है, रन्ना को सब कुछ याद करती है, रोने लगती है और उसके बाद खा ही नहीं पाती। तभी गोमू वहाँ पर आता है। गोमू बोलता है, क्या हुआ? तुम्हारे टेस्ट के हिसाब से नहीं है क्या? रैनन कुछ नहीं बोलती, काँप रही होती है। तभी वो बोलता है, क्या हुआ? तुम यहाँ पर बैठकर भी किसी को याद कर रही हो क्या? अगर ये पसंद नहीं तो कोई बात नहीं, बाहर कुछ खाने के लिए लेके जाता हूँ। उसे एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट पे लेके जाता है और बोलता है, ये खाओ। और तभी रैनन जो होती है वो देखकर काँप रही होती है, वो कुछ कर नहीं पा रही थी। वहाँ पर गोमू आता है, वो बोलता है, क्या तुम ये सब कुछ इसलिए नहीं खाई हो क्योंकि तुम अपने लवर को याद कर रहे हो, या फिर लवर के लिए तुम वेट कर रहे हो कि वो तुम्हारे लिए आएगा? टेंशन मत लो, वो नहीं आने वाला। मैं एक्सपेक्ट कर नहीं सकता कि मैंने 2 महीने तुम्हें जो पनिशमेंट के लिए भेजा हुआ था उसको तुमने मज़े में ले लिया और तुम इतनी ज़्यादा बदल गई हो। कभी मैं सोच ही नहीं सकता। ऐसा वो बोलता है। रंजन काँपने लगती है और वो बोलता है, खाओ रंजन। तभी गोमू की बात सुनने के बाद वो वहाँ पर एक चॉपस्टिक पकड़ ही रही होती है। तभी हमें दिखाया जाता है, रंजन देखती है वहाँ पर जो गोमू से बात करने के लिए आ रहा था एक आदमी, वो तो एक बार रंजन के साथ सब कुछ कर चुका था। अब वो डरती है, अपना मुँह छुपाने वाली होती है। तभी गोमू बोलता है, अपना मुँह क्यों छुपा रहे हो? मेरे फ्रेंड्स के सामने बेइज्जती मत करवाओ। मैं यहाँ पर तुम्हारा मूड सही करने के लिए लाया था, लेकिन यहाँ पर भी तुम्हारी हरकतें रुक नहीं रही है। तभी वो बंदा बोलता है, ये लड़की, इसको तुम जानती हो? तभी वो बोलता है, क्या हुआ? वो कुछ बोलता है उससे पहले ही वो बोलता है, अरे ये तो वही लड़की है, बहुत पॉपुलर मॉडल है क्लब की। तुम्हें पता है ये एक रात में 20 लड़कों को हैंडल कर सकती है, और इसका इतना लेकर रहा है। वो बोलता है, क्या? तभी रन तो अब ऐसा कुछ सुन के काँपने लगती है, और तभी हमें दिखाया जाता है जो तभी गोमू बोलता है, क्या बकवास करे? तभी बोलता है, हाँ मैं बकवास नहीं कर रहा, मैं सच बोल रहा हूँ। तभी वो बोलता है, और उसने लिली के साथ इतना कुछ किया तो उसको तो रिवेंज लेना ही था ना, तो उसने अच्छा रिवेंज लिया। मुझे तो अच्छा फील हो रहा है। ऐसे इसके साथ सबने बहुत मज़े किए। अब ये सब कुछ सुनने के बाद तो शॉक में, उसके बाद वो तो काँपने लगती है, वो रोने लगती है। और तभी गोमू उसे बोलता है, ये क्या बोल रहा है? मैं तुम्हें क्लब पे, तभी वो उसे बोलते, प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, कुछ मत करना। डोंट टच मी बोल के काँपने लगती है। और उसके बाद जब वो उसे रोकने की ट्राई करता है तो वो वहीं पर उसके हाथ को काटती है। उसके बाद वो भाग के वहाँ से निकल लेती है। गोमू तो कुछ समझ नहीं पाता, और तभी हमें दिखाया जाता है जो रैंडन होती है वो भागते-भागते कहीं ओपन एरिया में जाती है, और उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। कोई तो आता है जो रैंडन को उठा के लेके चला जाता है। जब रैंडन अपनी आँखें खोलती है तो ये तो हमारा डॉक्टर था सुबे, और रन की ऐसी हालत है कि वो लोगों को अच्छे से पहचान भी नहीं पाती थी, जो आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। रन जो होती है उसे देखने के बाद डर के मारे और कोने में जाने लगती है, और तभी वो बोलता है, कुछ खाना है तुम्हें? और उसे चम्मच से खिलाने की ट्राई करता है। वो बोलती है, तुम्हें मेरे साथ क्या करना है? तुम्हें मुझे मारना है, पीटना है, या फिर मेरे साथ सोना है? जो भी करना है कर सकती हो, लेकिन तुम मुझे मेरी फैमिली के पास मत भेजना प्लीज़। वो बोलता है, क्या बात कर रहे हो रैनन? वो बोलती है, हाँ मुझे पता है इस दुनिया में जितने भी लोग हैं वो सब कुछ मुझसे नफ़रत करते हैं, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता। सब लोग मेरी सिचुएशन का फ़ायदा उठाना जानते हैं। प्लीज़ मुझे कुछ मत करना, तुम्हें जो चाहिए मिल लेगा, लेकिन प्लीज़ मुझे अपने घरवाले के पास मत भेजना, बोल के रोने लग जाती है। तभी वो बोलता है, रैनन पागल हो गई हो? क्या बात कर रही हो? मैं तुम्हें कहीं नहीं भेज रहा हूँ। मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। तुम्हें कभी कोई कुछ कर ही नहीं सकता। आप टेंशन मत लो। ये सुनने के बाद उसकी आँखें थोड़ी-सी मतलब शांत वाले मोड पे जाती है। उसके बाद उसको ऐसे देखती है। तभी वो मन ही मन में सोचती है कि मेरा और सुबह का रिश्ता इतना ख़ास है नहीं, लेकिन फिर भी मैं इसकी बातें सुनकर ऐसा फ़ील कर रही हूँ जैसे कि मुझे सुकून महसूस होना चाहिए। ऐसा वो सोचती है। फ्लैशबैक टाइम कुछ सालों पहले जब जो सुबह था वो अपने हाई स्कूल में था, तभी हमें दिखाया जाता है 3-4 लड़के थे जो सुबह को बुली कर रहे थे। उसको आँखों में चश्मा लगता था, मतलब आँखों की पावर कम थी। उसको बहुत ज़्यादा बुरी तरह से बुली करके उसको बल्कि
पानी में फेंका जा रहा था। सुबह को स्विमिंग नहीं आती थी और तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कोई तो लड़की आती है, उसके बाद पहले तो उसको निकालती है, उसको सीपीआर देने लगती है, उसके बाद चारों लड़कों को कूटने लगती है। और जब इन लोगों को पता चलता है ये तो रैन-रैन है, रैन-रैन सेन फैमिली की बड़ी बेटी, और तब तो सेन फैमिली का कुछ ज़्यादा ही अच्छा बड़ा रुतबा था। इन दिन वो डर के मारे वहाँ से भाग जाती है। रैन-रैन ये बोलती रह जाती है कि अगर इसको कोई बुली करेगा ना मैं टाँगें तोड़ दूँगी, आज के बाद मैं इसकी सेवियर हूँ। और तभी जो शुभी था वो दूर से उसे देख रहा था, थोड़ी-थोड़ी धुंधली-धुंधली ज़रूर, लेकिन हाँ देख ज़रूर रहा था। और हमें दिखाया जाता है अभी प्रेज़ेंट में, जहाँ पर जो रैना थी मन ही मन में बोल रही होती है कि इसके पास बहुत अच्छा करियर ऑप्शन था, लेकिन इसने हमारी फैमिली का फैमिली डॉक्टर होने के बारे में सोचा और वो ऑप्शन चूज़ किया, ऐसा क्यों? तभी वो बोलता है, रैन-रैन मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता, मैं तुम्हें बहुत सालों से जानता हूँ और तुम्हारे साथ जो भी हुआ है मुझे आइडिया है, मुझे तुम्हें सही करना है, मैं नहीं देख सकता तुम्हें ऐसे। तभी वो बोलती है, डॉक्टर मुझे थोड़ा पैसा मिल सकता है? प्लीज़ मुझे यहाँ से दूर जाना है, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर। इन लोगों के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। ये लोग इंसान के नाम पे जानवर हैं जो हमेशा मुझे परेशान करते रहते हैं। तो मुझे यहाँ से जाने के लिए कुछ पैसे चाहिए, प्लीज़ थोड़ा पैसे दो। एंड देन दिखाया जाता है जो रैन-रैन होती है, वही बोलती है, तो श्वेता वो बोलता है, कैसी बातें कर रही हो? तुम्हें पैसे चाहिए? ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दे दूँगा, लेकिन ऐसी बात मत करो। उस टाइम पे वो अपना कार्ड देता है और वो बोलता है, इसमें मेरे ओवरऑल लाइफ के जितने भी सेविंग है वो है, अभी तुम्हें ज़रूरत है, प्लीज़ इसको ले लो। ऐसा वो बोलता है। वो बोलती है, मैं तुम्हें कभी न कभी लौटा दूँगी, और उस टाइम पे हमें दिखाया जाता है अब जब जो जुबे था वो रैनन के घर पे जाता है, तो उसके बाद रैनन के पेरेंट्स और जो गुमो था उसे पकड़ लेते हैं, और तभी वो बोलते हैं कि रैनन कहाँ पर है? वो बोलता है मुझे क्या पता। तभी वो बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता तो किसे पता? ऐसा हो ही नहीं सकता। रैनन अभी घर से भाग चुकी है और इसमें तुम ही उसे हेल्प की हो। और तभी हमें दिखाया जाता है डैड बोल रहे होते कि तुम इतने सालों से मेरे घर पे मेरी फैमिली डॉक्टर बन के बैठी हो और तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? और बोलता है, अंकल मुझे करने के लिए तो बहुत कुछ मिल सकता था और मैंने किया नहीं। पता है क्यों? क्योंकि मुझे आपकी बेटी को प्रोटेक्ट करना था, क्योंकि मैंने देखा हुआ है ना आपकी बेटी के साथ इस घर में क्या क्या होता था। आपको शर्म आनी चाहिए। आप उसके पेरेंट्स होने के बावजूद भी कभी आपने वो बाप और माँ वाली हरकतें की नहीं उसकी लाइफ में। और तभी जो वो बोला होता है, कहाँ पर है रैनन? वो बोलता है मुझे क्या पता, अगर पता हो तो भी मैं ना बताता, लेकिन मुझे पता ही नहीं ना, ये अच्छी बात है। एटलीस्ट जहाँ भी है अच्छी लाइफ जी रही है। ये सुनने के बाद उसको गुस्सा आता है और तभी वो बोल रहा होता है कि उसको हमने बस पनिशमेंट दी थी, उसके बाद वो सिंपैथी पाने के लिए इतना कुछ कर रही थी और तुम एक लड़की की बातों पे आ गई। वो बोलता है वो कोई सिंपैथी पाने के लिए कर नहीं रही थी। और दूसरी बात, जो उसने झेला हुआ है ना वो कोई झेल नहीं सकता, बर्दाश्त नहीं कर सकता। रंजन जैसी है ना, उसको लाइफ में वो सब कुछ मिला ही नहीं जो डिजर्व करती थी। एटलीस्ट शी इज फार बेटर। फ्लैशबैक में जहाँ पर रंजन को उसने फॉरेन भेज दिया था और तभी जाने से पहले उसने उससे बोला था कि मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, टेंशन मत लो, मैं बाद में आ जाऊँगा। वो उसे बोलती है, तुम मेरी बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मुझ जैसी थर्ड क्लास लड़की वजह तुम्हारी लाइफ ख़राब हो। मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना, लेकिन मैं पैसे लौटा दूँगी। तभी वो मन ही मन में सोचता है कि मुझे सिर्फ़ तुमसे उम्मीद है, चाहे इस जन्म में या किसी और जन्म में मैं सिर्फ़ तुम्हारा ही वेट करूँगा। ऐसा वो बोलता है अभी प्रेज़ेंट में, जहाँ पर डैड और गुमो दोनों ही उसे गालियाँ दे रहे होते हैं। ये बोल रहे होते हैं कि रनन कहाँ पर है? रनन को अगर नहीं मिले तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बात पे सुबह को बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं था। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पर लिली फ़ोन पे बातें करते हुए आ रही होती है, बोलते हुए कि अच्छा हुआ ना, फाइनली वो मिली नहीं, अब वो मिलने वाली भी है नहीं, क्योंकि मैंने जो उसका हाल किया है, वो कोई सोच भी नहीं सकता और कोई सोच भी नहीं पाएगा कि वो कहाँ पर जा सकती है। उसकी हिम्मत कैसे मुझसे गुमो को छीनने की, मुझसे मेरे पेरेंट्स को दूर करने की। जो भी उसके साथ होगा उसके लिए वो खुद ही ज़िम्मेदार होगी। और वो बोल रही होती है कि अगर वेडिंग के दिन पे मैंने इतना कन्विंसिंग एक्टिंग ना की होती तो कोई भी ना मानता कि मेरे साथ कुछ हुआ है और ये सब कुछ रैंडा ने किया है। जो मैंने किया है उस पे मुझे प्राउड है। और वो हँसकर ये बोल रहे होते हैं कि इनको तो ये भी नहीं पता, इनफैक्ट मेरे खुद के पापा को मम्मी को नहीं पता कि मेरे साथ कुछ भी नहीं हुआ था। मैंने तो सब रैंडम के साथ ये सब कुछ किया था, उससे रिवेंज लेने के लिए, क्योंकि मैं गुम्मो से प्यार करती थी। और 2 महीने में जो सारे लड़कों ने उसके साथ किया है ना वो बहुत बढ़िया था। वो कहीं की नहीं रही, अब वो खराब हो चुकी है।
ये सुन के तो सब लोग शॉक में। उसके बाद सब लोग बाहर आते। लिली तो शॉक में कि सब लोग गाड़ी में थे, उसे पता नहीं था। उसे लगा था कि सब लोग रैनन को ढूँढने के लिए घर से बाहर होंगे और तभी हमें दिखाया जाता है जो रैनन होती है वो डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में गोमो उसे ज़ोर का तमाचा लगाता है और वो बोलने लगता है कि तुम अपनी खुद की बहन के साथ ऐसा कुछ क्या कर कैसे कर सकती हो? तभी वो बोलती है, मैंने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। तभी सुबह बोलता है, झूठ मत बोलो, मैं तुम्हारे बारे में बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, लेकिन घटिया चीज़ ये है कि तुम्हारे बारे में तुम्हारे माँ-बाप को पता नहीं है, वरना तुम जैसी बेटी होने पे ना लोगों को शर्म आनी चाहिए। और तभी जो डैड और मॉम बोलते हैं, तुम अपनी खुद की बहन के साथ ऐसा कैसे कर सकती हो? लोग तो अपने सौतेले के साथ भी अच्छा रिश्ता बनाते हैं और तुम? तभी वो बोलती है, तो मैं क्या करती? मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं, वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन चुकी थी, मेरा प्यार, मेरे पेरेंट्स सब कुछ उसी को ही दिया जा रहा था, तो मैं क्या करती? तभी वो बोल रही होती है कि तू क्या अपनी बहन के साथ ये सब कुछ करोगी? वो बोलती है, हाँ, मैं करती, लेकिन इसमें गलत क्या है? तभी जो वो होता है वो बोलता है, तुम पागल हो। वो बोलते हैं, मैं पागल नहीं हूँ, तुमने भरोसा किया था ना मेरी बातों पे। एक बात बताओ, तुम मुझसे बचपन से प्यार करती थी, तो तुम्हें अपने प्यार पे भरोसा नहीं था, तो मैं तो बस ट्रिक की थी और मैं सक्सेसफुल हो गई। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है और तुम्हें तो पता है मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। तभी सुबह हँसता है, सुबह जो होता है उसको देखकर बोलते हैं कि ये सब कुछ इसकी वजह से हुआ है, क्योंकि पता नहीं इतनी ज़्यादा खराब हुई लड़की के ऊपर भी इसको क्या इंटरेस्ट आ गया जो इसके पीछे दीवाना बन के पड़ा रहता है। तभी वो बोलती है, इसकी वजह से 2 महीने तक रैंडम ने जानू की ज़िंदगी जी है। तुम्हें पता भी है क्लब में क्या होता था रैंडम के साथ? उसको कोई वेट्रेस के लिए नहीं बल्कि एक प्रोस्टिट्यूट की तरह रखा गया था। बहुत सारे ये बोला जाता है कि 2 महीने में उसने कम से कम 500 से ऊपर लड़कों के साथ, मैं क्या बोल पा रहा हूँ, मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ और इसने वो करके दिखाया एक लड़की होने के बाद भी अपनी खुद की बहन के साथ। तभी जो गुम था बोलता है, तुम्हें क्या बोले हो? बोलता है, हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, आँखों में पट्टी जो लगी हुई है ना इस लिली की उसको हटाओ। रैनन 2 महीने से वहाँ पर वेट्रेस की नहीं बल्कि एक कॉल गर्ल की काम कर रही थी और कॉल गर्ल की जगह पे उसको जाना भी नहीं पड़ता था। उस तुम्हारी सो कॉल्ड फियांसी, उसकी सो कॉल्ड अपनी खुद की बहन उसके पास कस्टमर लाया करती थी और उन लोगों ने जो उसके साथ गलत किया हुआ है 2 महीने तक, तुम क्या इमेजिन करोगे? तुम्हें क्या लगता है ये रैनन ड्रामा कर रही है, तुम्हारा अटेंशन पाना चाहती है? उसके मन में तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं, क्योंकि तुम उस लायक है ही नहीं। तुम कुछ भी बोल रहे हो, मैं मान ही नहीं सकता। अगर रैनन के साथ ऐसा कुछ भी उल्टा-सीधा हो रहा होता तो वो मुझे बताती। मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करती है और इतनी बड़ी बात मुझसे थोड़ी छुपाती। तभी सुबह बोलता है, अपनी आँखों की पट्टी और अपने दिमाग की बत्ती ना थोड़ा जला लो और मुझे बताओ, कभी तुमने उसकी बातें सुनने की ट्राई किया? आई डोंट थिंक तुमने कभी किया होगा, क्योंकि जहाँ तक मुझे याद है, तुम तो बस लिली की बातें सुनते थे। जैसे रैंडन जॉब पे चले गए उसके बाद तो दूसरे दिन ही तुमने लिली को अपना लिया था और लिली के साथ तुमने पता नहीं कब तक अपने बेड को गर्म किया है, वो तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता। मुझे सोचने में भी शर्म आ रही है कि तुम जैसे लड़के डिज़र्व करते हैं ऐसी लड़कियों को कि एक के जाने के बाद दूसरा और उसके बाद तुम्हें इसकी केयर हो रही है, इसकी फ़िक्र हो रही है तुम्हें। किस हक से? एक बात बताओ, कभी तुमने सोचा, कभी तुमने पूछा रंजन किस हाल में है क्लब में? नहीं। और तो उसने मदद माँगने की ट्राई भी किया था, पर तुमने तो उसके मुँह पे बोला था कि बच्ची वाली हरकतें मत करो, तुम्हें पनिशमेंट मिल रहा है तो पनिशमेंट को एन्जॉय करो। तो किस मुँह से बोलती कि मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है? तुमने सुना होता तो ना। और तभी डैड, मॉम शॉक में और तभी हमें दिखाया जाता है जो रैनन जो होती है उसको ढूँढने के लिए बोला जाता है। तभी जो हमारा सुबह था वो बोलता है, पहले ना तुम इसके साथ अपना निपटा लो। अगर रैनन सच में मिलती ना तो भी मैं तुम्हें कभी उससे मिलने ना देता, क्योंकि मैं बहुत लेट आया हूँ, लेकिन इतना मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है कि रैनन की लाइफ को अब मैं इससे ज़्यादा खराब होने नहीं दे सकता। जितना भी है, जितना भी था वो हो चुका है, अब मुझे रिग्रेट नहीं होगा कि मैंने रैनन को बचाने के लिए इतना कुछ किया। ऐसा वो बोलता है और उसके बाद तो जो गुम्मो था वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। उसके बाद मॉम और डैड भी अपनी बेटी लिली से सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। लिली बस ये बोलते रह जाती है कि मैं तो इस घर की परी बेटी हूँ, मैं तो अभी तो मेरी बहन तो गायब हो चुकी है, तो मैं ही हूँ ना तुम लोगों के सहारा, तो तुम लोग मुझसे थोड़ी मुँह मोड़ोगे। लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके पेरेंट्स अब उससे मुँह तो मोड़ने ही वाले थे। उसके बाद दिखाया जाता है जो रन-रन होती है उसको ढूँढने के लिए वो लोग गए थे, लेकिन यहाँ पर मोमो को तो असलियत दिखनी थी ना, इसी बात की वजह से वो उस क्लब पे जाता है। उस कुत्ती को लेकर मतलब लिली को लेकर जहाँ पर रन-रन को असाइन किया गया था, वहाँ पर जाने के बाद वो बंदा जो रन-रन को हमेशा परेशान किया करता था, एज़ इन उसका बॉस, तो
उस बंदा को बोलता है, मुझे उस जगह पे लेके जाओ जहाँ पर रैंडम रहा करती थी। वो बोलता है, पर वहाँ पर क्यों? तभी बोलता है, जो बोल रहा हूँ वो चुपचाप करो। उसके बाद वहाँ पर देखो गाइस ऐसा होता है, रैंडम को क्या हुआ था उसके साथ, उसे कुछ जाने के लिए तो ऑब्वियसली उसके पेरेंट्स तो जाने ही थे, मोमो भी था और साथ में सुबह भी था, क्योंकि सुबह को सब पता था। लेकिन हाँ, उसको इनको ये सब कुछ दिखाना था, हमें दिखाया जाता है तभी जैसे उस कमरे में लाया जाता है। उसके बाद तो शौक में, सब लोग शौक में, मम्मा डैड तो टूट जाते हैं। इन दिनों में दिखाया जाता है वहाँ पर जितने फोटोज थे रैंडन के अलग अलग मैन के साथ सोता हुआ, और वहाँ पर एक बेल्ट था रैंडन को पीटने के लिए, और साथ में कुछ माइक्रो रिकॉर्डिंग थी जहाँ पर ये बोला जा रहा होता है कि अगर तुम मेरी बातें नहीं मानोगी तो तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें मारा जाएगा, तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा। ये सब कुछ देख के तो ये लोग शॉक में, और उस टाइम पे जो सुबह था वो बोलता है, मैंने लेट कर दिया, मैंने बहुत ट्राई किया रंजन को निकालूंगा, लेकिन अब रंजन तुम्हारे प्यार में पागल कि मैं उस चीज़ को सही तो नहीं कर पाया, लेकिन हाँ मैंने आपसे प्रॉमिस किया हुआ है कि रंजन की लाइफ को अब इससे ज़्यादा बुरा तो नहीं बनाया जा सकता, और तुमने कोई कसर छोड़ी भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है रंजन यहाँ पर मज़े करने के लिए आई थी? तुम्हें भेजे थे ना, तो इसमें इससे ज़्यादा बड़े जिम्मेदार तो तुम हो। तभी लिली बोल रही होती है, मैंने कुछ नहीं किया। तभी वहाँ पर जो बंदा था वो बोलता है, ये सब कुछ तो इसी ने तो ऑर्डर किया था हमें बोलने के लिए, करने के लिए, रैनन के साथ जो भी होता था। तभी हमें दिखाया जाता है जो जो गुमो था वो बोलता है, रैनन कहाँ पर खाती थी? वो क्या यहाँ पर नहीं सोती थी क्या? क्योंकि यहाँ पर बेड था, लेकिन बेड जिस हालत में था लग नहीं रहा था कि यहाँ पर कोई सोता होगा। वो बंदा बोलता है, नहीं नहीं वो यहाँ पर नहीं सोती थी, वो कहीं और पे। उसके बाद जहाँ पर कुत्तों को रखा जाता था, कुत्तों के साइड वाली जगह पे जहाँ पर रैंडन को रखा जाता था, और चेन बहुत सारे पड़े हुए थे गले में रखने वाले और हाथ पे रखने वाले, जो देखकर तो शौक में। उसके बाद जो गुम था वो बोलता है, रैंडन के साथ जितना होता था ना उसका 20 गुना ज़्यादा इसके साथ होना चाहिए। आज के बाद लिली यहाँ से बाहर नहीं निकलेगी जब तक उतना तकलीफ ना झेले जो रैंडन ने झेली हुई है। तभी लिली बोलने लगती है कि मैंने तो कुछ नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया, तुम मेरे साथ ऐसा थोड़ी कर सकती हो, तुम्हें तो पता है मैं तो तुमसे इतना प्यार करती हूँ और मैं तुम्हारी फियांसी हूँ। वो बोलता है, तुम मेरी फियांसी नहीं हो, तुमने बस मुझे मैनिपुलेट करके फंसाया है, मैं तो सिर्फ रैंडन से प्यार करता हूँ। वो हंसने लगती है और बोलती है, मैं उससे 2 साल बड़ी हूँ फिर भी उसी को प्यार मिला, मैं तुम्हें उससे पहले से जानती हूँ फिर भी तुमने भी उसी से प्यार किया, मैं उसे बर्दाश्त कैसे करती, मैंने जो किया मुझे उसमें कोई भी अफसोस नहीं। तभी पेरेंट्स बोलने लगते हो तुम्हारे अपनी बहन थी। तभी वो बोलती है, मेरी बहन नहीं थी वो, मैंने कभी उसे अपनी बहन माना ही नहीं है, क्योंकि वो तो मेरी सबसे बड़ी दुश्मन थी, उसकी वजह से मैंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, और आप लोगों को लगता है कि मैं उससे प्यार करूँगी। और तभी वो हँसने लगती है और बोलती है कि अब तो वो तो जा चुकी है, तो आप लोगों के लिए तो मैं ही हूँ ना आपकी बेटी, तो आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तभी जो सुबह होता है वो बोलता है, मेक श्योर करो ये यहाँ से कभी भी ना निकले। और उसके बाद हमें देखा जाता है जो वो होता है वो तो वहाँ से जा चुका था। उसके बाद जब दीदी वहाँ से जाने लगती है तो वो लोग उसे रोक लेते हैं। वो बोलती है कि तुम लोग क्या मुझे रोकोगे? मैं मोमो की फियांसी हूँ। तभी बोलता है, पर अभी बॉस ने बोला हुआ है कि जो आपकी छोटी बहन के साथ हुआ करता था उससे भी 20 गुना ज़्यादा करना है। तो शेन फैमिली की छोटी बेटी को तो हमने टेस्ट कर लिया, अब बड़ी बेटी को टेस्ट करने में क्या जाता है? चलो काम पे लग जाओ, इसको बांधो रखो, और आज रात को तो पहले मैं ही शुरुआत करूँगा ऐसा। उसके बाद दिखाया जाता है जो मोमो होता है अंदर जाता है, वो सारी चीज़ें देखने लगता है जो रैनन के साथ हुआ करता था। लिटरली वो बहुत रिग्रेट कर रहा था, रो रहा होता है, अपने आप को तमाचा मार रहा होता है। तभी वहाँ पर वो किसी को कॉल करता है और वो बोलता है कि अपने सारे कॉन्टैक्ट्स लगा दो और रैनन के बारे में पता लगाओ। वहाँ पर एंट्री लेता है शुभे। वो बोलता है, अगर रैनन मिले तो भी तुम्हारे पास नहीं आने वाली, और दूसरी बात, मैं मेक श्योर करूँगा कि रैनन कभी तुम्हें दोबारा ना मिले। और तभी उसे जोर का तमाचा लगाता है, दोनों लड़ने लगते हैं। तभी वो उसे बोलता है, तुम मारो मुझे, पीटो मुझे, खत्म भी कर दो, तो भी रंजन तो तुम्हें नहीं मिलने वाली। और तभी हमें दिखाया जाता है जो बंदा था घूमो, वो बोलता है, आई नो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मैं बहुत बड़ा स्टूपिड हूँ और मुझे जैसे गधे को ना डिजर्व भी मिलना नहीं चाहिए, लेकिन प्लीज़ मुझे रंजन वापस कर दो, तो प्लीज़ मैं उसके बगैर मर जाऊँगा। वो बोलता है, रंजन आज जिस हाल में ना वो भी तुम्हारी वजह से ही है, तुम्हारे प्यार उसके लिए ना बहुत रिस्की हुआ, क्योंकि तुम सिर्फ मुँह से बोलती हो, तुम साबित नहीं कर पाते। तुम जब अपने प्यार को साबित करने का मौका आता है ना तो उस टाइम पे
पूछ नुआ कर भाग जाती हो और ऐसे बंदे को मैं रंजन क्यों वापस लौटाऊँगा? तुम्हें लगता है ऐसा कभी होना भी नहीं चाहिए? सोचना भी मत। मैं मेक श्योर करूँगा रंजन कभी भी तुम लोग के पास तो वापस ना आए। वहाँ पर डैड आते, मॉम आते और दोनों बोलने लगते कि प्लीज़ रंजन को ढूँढने में मदद करो। वो हमारी बेटी है और वो हमारे घर की छोटी बेटी है तो हम उसके साथ कुछ ऐसा-वैसा होने नहीं दे सकते। तभी वो बोलता है आप लोगों ने उसके पेरेंट्स होने के सारे हक गँवा दिए। आई थिंक अंकल आंटी मैं इस घर में जिस बात की वजह से था, रंजन की वजह से मैं आप लोगों के घर के पर्सनल डॉक्टर बनने के लिए, फैमिली डॉक्टर बनने के लिए मान गया था। तो अब रंजन नहीं तो मेरा भी यहाँ पर कोई काम नहीं है, तो हमारा सफ़र भी यहीं तक था। ऐसा वो बोलता है उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। रैनन को ढूँढने के लिए वो और रैनन के पेरेंट्स ने तो सारी ज़मीन आसमान एक कर दिया था और उनको पता चलता है रैनन अभी 1 वीक पहले ही शहर से बाहर गई है फ़ॉरेन। तो इस बात की वजह से वहाँ पर वो लोग भी उसे ढूँढने के लिए निकल जाते हैं इस उम्मीद में कि शायद रैनन उसे मिल जाएगी, क्योंकि जो रैनन के पापा है उसे पता था कि रैनन के पास बिल्कुल भी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो कहीं न कहीं स्ट्रगल ही कर रही होगी। और हमें दिखाया जाता है जो गुम्मो भी वहाँ पर उनको मिलता है तो ये लोग सब मिलकर प्लान बनाते हैं कि उसे ढूँढेंगे। एक टैक्सी में बैठते हैं ये लोग और उसके बाद हमें दिखाया जाता है उस टैक्सी के ड्राइवर को पूछते हैं कि क्या आपने इस लड़की को देखा है, क्योंकि वो एयरपोर्ट से था तो ऑब्वियसली चांसेस थे कि उसने देखा होगा। वो टैक्सी ड्राइवर बोलता है ये लड़की, तभी वो बोलता है हाँ, तभी वो बोलता है ये लड़की तो तुम लोग जानते हो। वो लोग बोलते हैं हाँ, तभी वो बोलता है अरे ये तो वही लड़की है, कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रही है, बहुत गंदी लड़की है। वो बोलते हैं क्या, आपका मतलब? तभी वो बोलता है तुम लोगों ने देखा नहीं, न्यूज़ देखो न्यूज़, पूरे सोशल मीडिया में उसके बारे में तो बकवास चल रही है, बहुत गंदी लड़की है। तभी जैसे वो न्यूज़ खोलता है सोशल मीडिया तो उस टाइम पे वहाँ पर तो रंजन के साथ जो भी गलत हो रहा था उसकी वीडियोस प्लस उसके साथ जो भी हुआ था उसके पिक्स वायरल हो रखे थे। ये सब कुछ देख के तो गोमो को शॉक लगता है, उसके पेरेंट्स को शॉक लगता है, उनको आइडिया लगता है कि क्या हुआ होगा। और उसके बाद इनफैक्ट वो ड्राइवर तो उनको घर से बाहर निकलवाता है और वो बोलता है ये ऐसे गंदी लड़की को ढूंढ रहे हो, मतलब तुम लोग भी उसके कस्टमर होंगे, तो ऐसे लड़कों से हम, ऐसे फैमिली वालों से, ऐसे लोगों से हम बिल्कुल भी कोई रिश्ता नहीं रखते, भागो बोलकर। और उसके बाद तो ये लोग शॉक में, और हमें पैरेलल दिखाया जाता है रंजन एक बहुत बड़े होटल में जाते हैं चेक इन करने के लिए। जैसे वो अपना आईडी कर देते हैं उसके बाद वो लोग भी उसे वहाँ से भगा देते हैं। बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेट करके रंजन तो शॉक में थी, उसे पहले पता नहीं था क्या हुआ है और बाद में उसे आइडिया लगता है। उसे लगा था वो अपने पास्ट को छोड़कर शायद लाइफ में आगे बढ़ पाए, लेकिन उसे पता नहीं था इतना घटिया चीज़ उसके साथ होने वाला है और इससे बुरा क्या हो सकता है किसी लड़की के साथ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो एक बीच साइड पे बैठी हुई होती है, ये सोचती हुई कि मुझे लगा था मैं लाइफ में आगे बढ़ूंगी, लेकिन लगता है मेरा पास्ट मुझे हमेशा हंट करने के लिए आने वाला है। वहाँ पर दिखाया जाता है एक लड़का आता है रंजन के साथ फोटोज लेता है और उसके बाद वहाँ से वो चला जाता है। रंजन बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और उसके बाद वो रो रही होती है तब वहाँ पर आ पहुँचता है सुबह। सुबह रंजन को देखता है उसके बाद भाग के उसके पास आता है, लगता है सुबह ही रंजन के लिए उसका रेस्क्यूअर होने वाला था। अब हमें दिखाया जाता है सुबह को देखने के बाद वो बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे। अभी सुबह उसे बोलता है मुझे लगा नहीं था यहाँ पर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ होने वाला है, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वरना मैं तुम्हें कभी यहाँ पर ना लाता, मुझे माफ़ कर दो। वो बोलते तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तभी सुबह बोलता है मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है रैनन पूरी लाइफ में। हाँ मैं थोड़ा लेट हूँ, तुम्हारी लाइफ में जो भी हो उसको मैं बदल नहीं पाया, लेकिन इतना ज़रूर जान लो कि हाई स्कूल टाइम से मैंने सिर्फ तुमसे प्यार किया है। हम लोग वापस चलते हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ पर रहकर ना तुम्हारी लाइफ को और ख़राब करेंगे, वापस जाएंगे वहीं पर रहेंगे और मैं तुम्हारी लाइफ में हर बार तुम्हारा साथ दूंगा, प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो। वो बोलती है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बुरी हूँ, बहुत गंदी हूँ, मैं तुम्हें रिजेक्ट नहीं करती। ये सुनने के बाद वो बोलते नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, इस जन्म में या किसी और जन्म में सिर्फ तुम चाहिए मुझे। मैं तैयार हूँ वेट करने के लिए, जब तक तुम तैयार नहीं हो मैं अपने रिश्ते को कभी आगे नहीं बढ़ाऊंगा। लेकिन मैं अब झूठ बोलना नहीं चाहता, मैं इतने टाइम से तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। प्लीज़ रंजन मुझे मत ठुकराओ, प्लीज़ यहाँ से चलो। वो बोलती है मैं इतने लायक नहीं हूँ तुम्हारी, प्लीज़ बाद में तुम रिग्रेट करोगे मुझ जैसे यूजलेस गंदी लड़की को अपना कर। वो बोलता है नहीं कभी भी नहीं, अगर मैं लाइफ में कभी रिग्रेट करूँगा तो मैं अपने आप को ख़त्म करूँगा। ये सुनने के बाद रंजन मन ही मन में सोचती है शायद तुमने मेरी लाइफ में आने के लिए बहुत लेट कर दी। उसके बाद उसे हक करता है, वो रोने लग जाती है, बहुत बुरी तरह से रोने लग जाती है। सो हमें दिखाया जाता है तभी वहाँ पर गुम आता है।
गुमो रैनन को बोलता है, रैनन तुम ठीक हो ना? रैनन गुमो को देखने के बाद शॉक में वो बोलती है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो मॉम डैड को भी दिखती है। उसके बाद तो उसको फिर से पैनिक अटैक आने लगती है और रोने लग जाती है कि आप लोग यहाँ से दूर चले जाओ, अगर आप लोग मेरे आस-पास होंगे तो मुझे फिर से मार दिया जाएगा। प्लीज़ आप लोग दूर जाओ बोल के बहुत रोने लगती है। और उसके बाद वो पहले तो अपना आउटर वाला कपड़ा निकालती है, ज़मीन पर ऐसे घुटने में बैठती है और बोलती है, प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाओ, प्लीज़ आप लोग यहाँ से जाओ, प्लीज़ मुझे कुछ मत करो, प्लीज़ मुझे कुछ मत करो। बहुत रोती है ये देख के। तो उसके मॉम और डैड शॉक में, मतलब मॉम का तो कलेजा फटने को आ रहा था और रैन रैन जो होती है वो तो रोई जा रही थी। और यहाँ पर जब गोमो उसे देखने की भी ट्राई करता है, वो चिल्लाने लगती है कि प्लीज़ यहाँ से दूर जाओ। बेचारा यहाँ पर सुबह के लिए उसे संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था और रैन रैन बोल रही होती है कि प्लीज़ आप लोग ऐसे जाओ, अगर आप लोग मेरे आस-पास आओगे तो मुझे मार दिया जाएगा, मुझे वहाँ पर भेजा जाएगा, प्लीज़ प्लीज़ बोल के रोने लग जाती है। बेचारा सुबह उसे मुश्किल से संभाल रहा था, संभाल ही नहीं पा रहा था, संभाल ही नहीं पा रहा था। इंडियन हमें दिखाया जाता है तभी जो रैन-रैन होती है वो बोलती है, आप लोग अगर यहाँ पर रहोगे तो मुझे नहीं जिंदा छोड़ा जाएगा, वहाँ पर फिर से दोबारा भेजा जाएगा और मुझे वहाँ पर नहीं जाना बोल के वो भाग के जाती है सी की तरफ और उसके बाद वहीं पर डुबकी लगाती है, मतलब अपने आप को खत्म करने के इरादे से। लेकिन यहाँ पर सुबह जाता है उसे निकालता है और तभी हमें देखा जाता है वो बाहर निकाल के आता है और उसे उठाता है सीपीआर देके। और जैसे ही वहाँ पर घुमा के उसे टच भी करने वाला था, उससे चोर का मुका लगाता है। रैनन अपनी आंखें खोलती है, उसे खून की उल्टियाँ हो रही थी और तभी वो बोलती है, अगर मुझे जिंदा रहकर तुम लोगों के पास वापस जाना है तो इससे बेटर मैं मर ही जाती, तुमने मुझे बचाना नहीं चाहा था बोल के सुमई को बोलती है। सुमई बोलते नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, इन लोगों के पास तुम्हें नहीं जाना मुझे पता है, लेकिन मैं तुम्हें ऐसे तो मरने नहीं दे सकता। उसके बाद हमें दिखाया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप करती है, जो सुबह का सीनियर था। डॉक्टर को बोलता है क्या हुआ है डॉक्टर, रैनन इतनी ज़्यादा वीक लग रही है। तभी वो बोलता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है रैनन का क्या सिचुएशन है। वो बोलता है डॉक्टर प्लीज उसे बचा लो। वो बोलते हैं ऐसा क्या हुआ है मुझे नहीं पता रैनन के साथ, लेकिन हाँ उसका यूटरस पूरी तरह से डैमेज है। अब आप लोग समझ सकते हो क्यों हुआ है। एंड डॉक्टर बोलते हैं शायद उसका फ्यूचर में बच्चा भी ना हो और बहुत ज़्यादा माइनॉरिटी भी है, लड़की बहुत वीक पड़ गई है, आई थिंक ये बच नहीं पाएगी ज़्यादा, बहुत मुश्किल है इसके लिए सब कुछ नॉर्मल करना। जैसा इसका हाल है वो रोने लग जाता है और वो बोलता है कि डॉक्टर प्लीज़ इसको बचाओ, मैंने लाइफ में सिर्फ एक ही मोटिव लिया हुआ है कि मुझे रैन को प्रोटेक्ट करना है और मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा तो मैं क्या करूँगा। डॉक्टर बोलती है तुम बहुत इमोशनल हो, मुझे पता है तुम बहुत अच्छे हो, शायद तुम इस लड़की को प्यार करते होंगे, लेकिन इस लड़की के लाइफ को नॉर्मल करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, शायद कर भी ना पाओ। उसके बाद हमें देखा जाता है डॉक्टर बाहर जाते हैं तो वहाँ पर जो गुमो और रैनन के पेरेंट्स पूछने लगते कि डॉक्टर उसके साथ क्या हुआ है, प्लीज हमें बताओ डॉक्टर को। गुमो हाथ में बहुत सारा पैसा देके बोलता है प्लीज उसकी जान बचाओ, जो करना है करो, जितना पैसा लगेगा मैं बेचने के लिए तैयार हूँ, देने के लिए तैयार हूँ। डॉक्टर उसके मुंह पे पैसे फेंकते हैं और बोलते हैं तुमने मुझे समझ के क्या रखा है, अंदर जो लड़की है पता है वो क्या हालत झेल रही है, उसकी उम्र इतनी नहीं है जितनी तकलीफ उसने झेली होगी। कौन हो तुम लोग, को बोलते हैं हम पेरेंट्स हैं। और गुमो बोलता है मैं फियांसी हूँ। वो बोलता है तुम फैमिली वाले हो, ऐसे फैमिली वाले। उसका यूटेरस डैमेज हो चुका है, अब वो लाइफ में बच्चा नहीं कर पाएगी, शायद उसका बच्चा होगा भी नहीं, या फिर छोटी सी बच्ची है और शायद वो जिंदा भी ना रह पाए, उसके लिए इतना मुश्किल है यार। बोल रहे हो कि फैमिली वाले हो, मैं नहीं मानते ऐसे फैमिली वालों को। उम्मीद करो कि जो बंदा वहाँ पर अंदर बैठा हुआ है वो उस डॉक्टर को यहाँ पर ला पाए, जो डॉक्टर उसको ठीक कर पाए, वरना वो जिंदा नहीं रह पाएगी और ना ही तुम लोग को देख पाएगी। मुझे नहीं लगता अगर तुम लोग उसके लिए इतने मायने रखते तो सुबह अंदर आने देता, उसने बोला ही नहीं तुम्हारे बारे में कुछ, तो पक्का वही बात होगी। प्रे करो बस सुबह उस डॉक्टर को वापस ला पाए, ऐसा वो बोल के गुस्से में वहाँ से निकल लेते हैं। और गुमो और प्लस रंडन के पेरेंट्स के लिए तो ये बहुत बड़ा धक्का लगता। अपनी आंखें खोलती है तो जो सुबह था उसके साइड पर ही था, वो उसे बोलती है मेरी जान बचाने के लिए थैंक यू, लेकिन इसकी कोई ज़रूरत थी नहीं। तभी वो बोलता है तुम बस आराम करो, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, डॉक्टर मेरी जान पहचान वाली है और उन्होंने बोला है तुम्हें बस आराम ही करना है। रैनन बोलती है तुम बहुत रिग्रेट करोगे क्योंकि तुम मुझसे कुछ भी उम्मीद मत रखो। वो बोलता है मैं तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं रख रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो, लेकिन हाँ मुझे अच्छा लगता है तुम्हारा ख्याल रखना, ठीक है ना, तो थोड़ा आराम करो, टेंशन मत लो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी किसी भी चीज़ के लिए प्रेशराइज नहीं करूँगा, लेकिन हाँ अकेले कहीं जाने नहीं दूंगा क्योंकि मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट तो करना है। ऐसा वो बोलती है, ऐसा वो बोलता है। और तभी रैनन कुछ नहीं बोलती है, हमें देखा जाता है रैनन के लिए वो खाना देता है और सब कुछ करता है, ख्याल रखता है। रैनन देखती है उसके पेरेंट्स बाहर और मुंह में जो है, जो मुंह में
था, वहाँ पर बैठा हुआ था। तो रैनन बोलते मुझे इनको देखना भी नहीं, तो प्लीज़ उनको यहाँ से भगाओ। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सुबह था, बहुत लंबे टाइम तक रैनन का हॉस्पिटल में ख्याल रखता है। ऑलमोस्ट 1 मंथ के बाद डिस्चार्ज होना था। हॉस्पिटल से ये लोग वापस आते हैं और उसके बाद जो गोमो था उसके लिए नया घर ढूँढता है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद भी जो रैनन थी उसके पूरा पास्ट जिस तरह से सोशल मीडिया में वायरल हुई थी, जिस बात की वजह से कोई भी उसे वहाँ पर जाने नहीं देता। रन बहुत बुरी तरह से फँसती है और उसका जो घर ओनर है वही उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है कि मतलब ऐसी लड़की को मैं अपने घर में रेंट पे नहीं रखने वाला। तभी वहाँ पर आता है घूमो रैनन के पेरेंट्स और उसके बाद सबके सामने वो माफ़ी मांगने लगते हैं और उसके बाद बोलने लगते हैं कि रैनन के साथ जो भी हुआ है उसमें हम लोग जिम्मेदार हैं। और जो लिली है उसका कांड सबके सामने खोल के रखते हैं और बोलते हैं कि मेरी बड़ी बेटी ने जेलसी में आकर मेरी छोटी बेटी की पूरी लाइफ खराब कर दी। वो बुरी नहीं है, उसने कभी कुछ किया ही नहीं है, वो कभी भी गलत नहीं थी। और रैनन की मॉम जो है रैनन से माफ़ी मांगने लगती है। एक बार अपनी बेटी को गले लगाना चाहती थी, रैनन मना कर देती है। रैनन के लिए उसके पेरेंट्स मर चुके थे, डैड माफ़ी मांग रहे होते हैं और गोमो तो कुछ ज़्यादा ही सीरियसली उससे माफ़ी मांग रहा होता है। रैनन गोमो से भीख माँगती है कि ऐसे नौटंकी ना करे, क्योंकि उसको अब बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। मॉम डैड को बोलती हैं, आप लोगों ने एक बार भी ये जानने की ट्राई नहीं किया सच क्या था। आप लोगों ने बस अपनी बड़ी बेटी की बातें सुनकर मुझे अपनी फैमिली से बेदखल कर दिया। आपने कभी सोचा नहीं कि 2 महीने तक मैं कैसे जी रही थी। आपने बस अपनी बड़ी बेटी की बातों पे आकर सब कुछ खराब कर दिया और आप लोग अब एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं आप लोगों को अपनाऊँ। कि मुझे नहीं लगता, मैं एक डेड बॉडी हूँ और डेड बॉडी कभी रिस्पॉन्ड करती है वाला बोल के अपने मॉम डैड को चुप कराती है। जब मॉम डैड उससे माफ़ी मांगने की ट्राई करते हैं, लेकिन हाँ, इतना जो भी मतलब मेलोड्रामा हो रहा था वो सब कुछ वहाँ पर लोग देख रहे होते हैं। रंजन बोलती है मुझे अपने फियांसे से बहुत उम्मीद थी, क्योंकि मुझे लगता था दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन मेरा फियांसे मुझसे ज़रूर सपोर्ट करेगा, लेकिन नहीं, उसने तो मुझे और ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। और अब आप लोगों को लग रहा है कि इतना कुछ होने के बाद भी मैं खुशी-खुशी आप लोगों को अपनाऊँगी, आप लोगों को अपने पेरेंट्स का दर्जा दूँगी। डैड, आपने एक दिन बोला था ना कि मैं आपके खानदान के लिए बेदाग हूँ, मतलब दाग हो जो कभी मिट नहीं सकता, और आपने मुझे खानदान से बेदखल कर दिया था। आपने ये बोला था ना आपकी सिर्फ एक ही बेटी है। तो आज मैं आपको बताती हूँ, मेरे कोई पेरेंट्स नहीं है, मैं अकेली हूँ और अकेले ही खुश हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे पेरेंट्स नहीं चाहिए जो वक्त आने पे अपनी बेटी की बातें ना सुनकर दुनिया भर के सबकी बातें सुनते हैं। आपके लिए, आपकी वजह से मैंने इस उम्र में क्या क्या झेला है मुझे नहीं पता। और तभी जो गुम होता है उसे बोला होता है, रनन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत बड़ा घटिया इंसान हूँ, लेकिन प्लीज़ मुझे अब वापस एक बार चांस दो। रनन बोलती है खुशकिस्मती मेरी ये है कि मेरी और तुम्हारी उस दिन शादी ना हुई थी। पता है, जब भी मैं तुम्हारा नाम सुनती हूँ या फिर तुम्हें याद करती हूँ तो मुझे वो अटैक आने लगते हैं जो मैंने 2 महीने झेला था। हाँ, ये बात सच है कि मेरी बहन बौखला गई थी, पागल हो गई थी तुम्हें पाने के लिए, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करती थी ना, तुम तो मुझसे प्यार करते थे ना। उस केस में तुम्हें मुझ पे भरोसा होना चाहिए था। एक बार भी तुमने मुझसे नहीं पूछा कि सच क्या है, बल्कि मेरी बहन की बनी बनाई हुई बातों पे आकर सबने मेरा साथ छोड़ दिया। और आप लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अब मैं आप लोगों को खुशी-खुशी अपनाऊँगी, ऐसा तो कोई बात हुआ नहीं ना। और मुझे चाहिए भी नहीं, क्योंकि मुझे आप लोगों के बगैर रहने की आदत हो चुकी है। प्लीज़ मुझे बख्श दो। और तभी इतना कुछ होने के बाद अब सोशल मीडिया में ये बात फैल जाती है, वो लोग वहाँ पर वीडियो बना के अपलोड कर देते हैं और रैनन के साथ जो भी हुआ था उसका सारा सच सबके सामने आ जाता है। रैनन बोलती है उम्मीद करो कि इस जन्म में या किसी और जन्म में आप लोग मुझे दोबारा ना मिले, क्योंकि मैं दोबारा बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगी। मैं तो बर्बाद हो चुकी हूँ, लेकिन अभी जितने दिन मेरी सांसें चलेगी उस टाइम पे मुझे आप लोगों का साया भी नहीं चाहिए, ऐसा वो बोलती है। और ओह! सुबह को बोलती है प्लीज़ यहाँ से चलो, मैं ज़्यादा टाइम यहाँ पर रहकर अपने आप को सफोकेट करवाना नहीं चाहती। उसके बाद वो लोग वहाँ पर रोते रह जाते हैं, रैंडन वहाँ से चली जाती है सुबह के साथ। सुबह नेक्स्ट सीन में जहाँ पर आफ्टर सम मंथ दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सुबह था वो रैंडन के पास आता है और वो बोलता है अब हम चाइना वापस जा सकते हैं, तुम्हारा पूरा मेडिकल प्रोसीजर ख़त्म हो चुका है और तुम बेटर भी फील कर रही हो। और उस टाइम पे रैनन मन ही मन में सोच रहे होते कि मैं इसके साथ गलत कर रही हूँ, इसको मेरे से कुछ उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, लेकिन ये शायद उम्मीद लगाने लगा है। तभी रैनन को बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं बस तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की एक मोटिवेशन लो, क्योंकि मैं इतना अटेम्प्ट कर रहा हूँ तो तुम इतना कर सकती हो, बाकी चीज़ों के लिए मैं तुम्हें कभी भी फोर्स नहीं करूँगा। ऐसा वो बोलता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये लोग
वहाँ से जाने वाले थे। रैंडन अपने फ़ोन में देखती है जहाँ पर रैंडन के बारे में जो भी बकवास की गई थी उसको इरेज़ किया गया था। रैंडन से सारे इंटरनेट यूज़र्स माफ़ी माँग रहे थे। ऐसे होते कौन है ये घटिया इंटरनेट यूज़र जो इससे वक्त आने पे बुली करे या माफ़ी माँगे, वो तो हक ही नहीं बनता था। लेकिन फिर भी रैंडन ये सोचती है कि शायद ये देखने के लिए मैं ज़िंदा थी आज तक। इन दिन हम देखते हैं इतना कुछ होने के बाद तो अब लिली शॉक में आती है। उससे सोचा नहीं था कि रैंडन का पूरा रेपुटेशन नॉर्मल जाएगा। उसके बाद तो अब लिली को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो अपने आप से प्रॉमिस करती है कि वो रैंडन को नहीं छोड़ने वाली। और उसके बाद अगले सीन जहाँ पर रैंडन जब सो रहे होते हैं तो वहाँ पर आके उससे चाकू दिखाकर अपना ब्रश निकाल रही होती है। उसके बाद दिखाया जाता है और जो रैंडन थी वो फाइट बैक करती है। उससे पहले उसे बेहोश करके उठा लेती है और डैड जो होते हैं वो मुझसे ये बोले जा रहे होते हैं कि डॉक्टर के पास है ना, वो तो आई थिंक वो सेफ है, एटलीस्ट हमसे जो ज़्यादा सेफ है, क्योंकि रैंडन हमारे साथ अच्छा फील नहीं करती। कुछ और आइडिया लगा के रैंडन को वापस लाना पड़ेगा ऐसा वो सोचे जा रहे होते हैं। तभी हमें देखा जाता है जो लिली थी वो गुमो को कॉल करती है। उसके बाद वो बोलती है कि तुम अपनी बेबी को मिलना चाहते हो, मुझे पता है, तो मिलना है तो वापस आ जाओ, क्योंकि मैं पता नहीं कब तक इसको ज़िंदा रखूँगी, क्योंकि इसकी वज़ह से मेरी तो पूरी लाइफ़ ख़राब हो चुकी है, तो अब मैं क्यों जाने दूँ हर चीज़ को। ऐसा वो बोलती है। उसके बाद ही सब लोग जाते हैं जहाँ पर रैंडन जो होती है उसको वहाँ पर कैद करके रखा हुआ था। उसको एक सी साइड पे लेके गई थी कुत्ती और उसको बचाने के लिए सब लोग चले आते हैं। और इस बंदी को लिली को बचपन से इसी चीज़ से तो नफ़रत थी ना, कि मतलब रैंडन को लोग इतना पसंद करते, इतना प्यार करते, वो तो बौखला जाती है। उसके बाद वहाँ पर उससे सौदा किया जाता है कि रैंडन को छोड़ो, और इनफैक्ट उसके पेरेंट्स उसे एक चांस भी देते कि लाइफ को इस तरह से ख़राब ना करे, वो बुरी नहीं है। और मॉम डैड उससे भी उतना ही प्यार करते हैं। इनफैक्ट गोमो भी बोलता है कि अगर तुम रैंडन को जाने दोगे तो मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। वो बोलते हैं क्या तुम मुझसे शादी करोगे? वो बोलता है हाँ, अगर तुम रैंडन को जाने दोगी तो मैं तुमसे अभी के अभी शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ जोक नहीं करता। रैंडन उसे बोल रही होती कि तुमने ऑलरेडी मेरी लाइफ को पूरी तरह से तबाह कर दिया। तुम्हें तुम्हारा फियांसे मिल चुका था, मॉम डैड का प्यार मिल चुका था, तो तुम अब मेरी लाइफ को क्यों फिर से दोबारा मेरी लाइफ में आए हो? और बोल रही होती कि मैं तुम्हें ज़िंदा देख ही नहीं सकती, मैं तुम्हें बर्दाश्त भी नहीं कर सकती। रैंडन अपनी बहन को समझाने की ट्राई कर रही थी कि ऐसी गलती ना करे, और हमें दिखाया जाता है उसको बचाने के चक्कर में होता ऐसा है। पहले तो बेचारा सुबह भी घायल होता है और रैंडन को पानी में धकेल देती है। पानी से तो जो गुमो था वो रैंडन को निकाल लेता है, लेकिन रैंडन जब पानी से बाहर आती है तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी। लेकिन तभी वो दिखती है सुबह तो ज़मीन में बिखरा पड़ा है, मतलब उसको लगी थी चोट। तो वो बहुत घबराती है, भाग जाती है। अब उसे रियलाइज़ होता है कि ये इससे नहीं खो सकती। रैंडन ने लाइफ में सब कुछ खोया हुआ है, लेकिन वो उस बंदे को खोना नहीं चाहती थी जिसने उसको एक नई लाइफ दी है। वो रोने लगती है उठो उठो बोलकर, ये बोलकर कि तुम्हें अगर कुछ होगा तो मैं अपने आप को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। तुमने बोला था ना मुझे फ़ोर्स नहीं करोगे, लेकिन तुमने ये भी तो बोला था ना कि सही वक़्त आने पर मुझे चांस मिलेगा। मैं अगर तुम नहीं रहोगे तो मैं क्या करूँगी? मैं मर जाऊँगी। उसे हाथ पिलाया जाता है। रैंडन तो रोई जा रही थी। तभी दिखाया जाता है वहाँ पर जो गुमो था उसके पास आके उसे सँभालने की ट्राई करता है। रैंडन उससे लात मार के भगाती है बोल कर के तुम ये चीज़ डिज़र्व ही नहीं करते। मॉम डैड आके समझाने की ट्राई करते हैं। रैंडन बोलती है अगर आप लोग मुझे रोते-रोते ना आए होते तो आप भी लिली ये सब कुछ ना की होती। अगर सुबह को कुछ भी हो गया ना तो मैं आप में से किसी को भी नहीं छोड़ूँगी। आपने मेरी लाइफ की आखिरी उम्मीद को भी मुझसे दूर कर दिया, ऐसा बोल के रोने लगती है। और तभी सब लोग उसे समझाने की ट्राई कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है जो रैंडन थी उसके पास डॉक्टर आके बोलते हैं कि उसका किडनी फेल है, एक और किडनी इन्फेक्शन होने की वजह से, मतलब फेल इन दैट वे कि उसने जब किया था तो उसके किडनी पर लगा था, तो अब किडनी चाहिए। और तभी डॉक्टर जो होते हैं उसको जो रैंडन थी वो बोलती कि मेरा ले लो, लेकिन रैंडन की हालत ऐसी है नहीं कि वो किसी को किडनी डोनेट कर सके। और जो सुबह था वो थोड़ा वीक था, और तभी जो गुम था वो बोलता है मेरी किडनी ले लो, मैं देने के लिए तैयार हूँ। रैंडन शॉक में। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो सुबह था उसको किडनी देने के लिए गुमो अंदर चला जाता है। वो मन में बस इतना सोचता है कि मैंने लाइफ में जितना गलत किया हुआ है, अपने लोगों से, अपने प्यार करने वाले लोगों को भरोसा तोड़ा है, उनके साथ गलत किया है, उसका हर्जाना भुगतने का टाइम आ चुका है। शायद यही मेरे लिए कर्मा होगा। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब जो रैंडन होती है वो खुश थी, क्योंकि सुबह उसको होश आ चुका था और वो बस बोलता है थोड़ा सा वीक फील कर रहा हूँ लेकिन बेटर हो। रैंडन उसे बोलती है मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बाद में आती हूँ। और उसके बाद वो वहाँ पर जाते जहाँ पर गुमो था। मॉम डैड वो तीनों ही बहुत खुश थे रैंडन उससे मिलने आई, लेकिन रैंडन वहाँ पर बस फ्रूट्स रखती है, थैंक यू बोलती है, उसके बाद वहाँ से निकलती है। उसका हाथ पकड़ता है कि रैंडन मेरी बात सुनो,
तभी वो बोलते प्लीज़ रिस्पेक्ट योरसेल्फ और निकल लेती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है रैनन जो थी वो सुबह को लेकर वापस चाइना आ जाती है। रैनन अब नॉर्मल हो चुकी थी क्योंकि डॉक्टर ने भी बोल दिया था कि वो ऑलमोस्ट उसको 6 से 7 महीना लगा रिकवर होने में। उसकी फिजिकली भी थोड़ी बेटर थी। यस, वो बात सच है कि मे बी उसका इन फ्यूचर बच्चा ना हो सके, लेकिन मेंटली और फिजिकली थोड़ी बेटर हो चुकी थी। अब इतना अच्छा पार्टनर मिलेगा तो कौन लड़की रिकवर ना हो पाए। तो वो वापस आई थी, खुश होने लगी थी, बहुत प्यारी भी लग रही थी। और सुबह के लिए तो एक सपना जैसा था, जहाँ पर वो देख रहा था रैन जो खुश देखना चाहता था रैन को, उस तरह से वो खुश थी। उसके बाद दिखाया जाता है रैनन जो होती है बहुत खुश थी। ओ सी साइड पे थी और तभी जो सुबह उसके हाथ में किसी ने फूल रख दिया था, मतलब फूल फ्लावर का बुके, वो पीछे की तरफ छुपाता है। रैनन बोलती है मुझे एक बात बोलनी है। वो बोलता है बोलो। तभी वो बोलती है मैं जब नॉर्मल हो जाऊंगी सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मुझे तुमसे शादी करनी है। वो बोलता है हाँ मुझे पता है। और तभी वो बोलती है और मैं सारी दुनिया को चिल्ला चिल्ला के बोलना चाहती हूँ कि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। वो बोलता है हाँ मुझे पता है। रानी बोलती है अच्छा तो इतना कोल्ड रिएक्शन क्यों दे रहे हो, खुश नहीं हो क्या? वो बोलता है मैं खुश हूँ, लेकिन मैंने सोचा था मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा, लेकिन यहाँ पर तुमने अपना कन्फ्यूजन देखे तो खुद ही मुझे सरप्राइज कर दिया ना। वो बोलता है और तभी वो फ्लावर का बुके अपने घुटने पे बैठ कर बोलता है रंडन आई लव यू सो मच, मैंने तुमसे सिर्फ तुमसे ही प्यार किया है, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? वो कुछ बोलता उससे पहले कबाब में अडी यस मिस्टर गुमा आ पहुंचता है और वो बोलता है रंडन प्लीज इसके प्रपोजल को एक्सेप्ट मत करो, मुझे एक चांस दो, मैं चांस डिजर्व करता हूँ। और उसके बाद दिखाया जाता है जो रैंडन होती है तो उसे देखकर शौक में थोड़ी देर तो वो सोचने लगती है कि यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वो बोलने लगता है कि मैं एक चांस डिजर्व करता हूँ, प्लीज़ मुझे एक चांस दो, इसको एक्सेप्ट मत करो। तभी जो सुबह था वो बोलता है तुम यहाँ पर नहीं आ सकते, यहाँ से जाओ, रैनन ऑलरेडी लाइफ में खुश से, तो अब तुमसे ये भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। तभी रैनन बोलते रुको, इसको यहाँ से भगाने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये यहाँ पर आ सकता है। वो बोलता है क्यों? तभी वो बोलते हैं क्योंकि इसने तुम्हें एक किडनी दी है, तुम आज जिंदा हो, तुम्हारे साथ नॉर्मल है सब कुछ, तो इसका रीजन कहीं ना कहीं ये है। अब वो बोलता है क्यों? तभी वो बोलते हैं मेरे पास कोई और ऑप्शन था नहीं। और उस टाइम पे वो बोल रहा होता है कि क्या तुम मुझे एक चांस नहीं दे सकती, तुम्हें पता है मैं कि तुमसे कितना प्यार करता हूँ। रैनन बोलती है हाँ ये सच है कि तुमने सुबह की जान बचाई, मुझ पे बहुत बड़ा एहसान किया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं लाइफ के सारी गंदी चीज़ें भुलाकर मैं तुम्हें फिर से दोबारा लाइफ में अपनाऊंगी। तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ? मुझे सच दिखना शुरू हो चुका है और मैं वो बेवकूफ़ नहीं हूँ जो तुम इमेजिन करे, तो प्लीज़ स्टे अवे फ्रॉम मी। और वहाँ पर वो बोलती है कि मेरी लाइफ तो पूरी तरह से तबाह थी, मेरी लाइफ में करने के लिए कुछ भी नहीं बचा था, मुझे लगा था मैं बर्बाद हूँ, लेकिन उस टाइम पे सुबह ने मेरी लाइफ को एक नई दिशा दी और तुम्हें लगता है उसे छोड़ के मैं तुमसे शादी करूँगी? कभी भी नहीं। और वो बोलती है सुबह और वो घुटने में बैठ कर बोलती है क्या तुम मुझसे शादी करोगे? और ये सुनने के बाद तो तुम्हें बहुत कुछ और बताए हाँ, और वो बोलते हैं कि मैं मेक श्योर करूँगी लाइफ में तुम कभी भी रिग्रेट ना करो क्योंकि तुमने मुझे एक उम्मीद दी है प्यार के बारे में। ऐसा वो बोलती है और स्माइल करते हो, दोनों एक दूसरे को हक करते हो, बहुत खुश होते। और हमें दिखाया जाता है फाइनली यस बुमा को रियलाइज होता है कि उसने रैनन को सच लेडी देवदास बन के बैठा हुआ था क्योंकि वो हार मान चुका था, बहुत सैड था। तभी उसे कॉल आता है लिली का। लिली उसे बोलती है तुमने उसके लिए, उसके बॉयफ्रेंड के लिए अपनी किडनी दे दी, लेकिन क्या हुआ, तुम कुछ उखाड़ ही नहीं पाए। तभी वो बोल रहा होता है कि ऐसा कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये सुनने के बाद वो हंसने लगती है और बोलती है पहले मुझे पकड़ के तो दिखाओ, डोंट वरी, मैं तुम्हें बदला लेने में जरूर मदद करूंगी। फोन को काट देती है। वो बोलने वाला होता है कि ऐसी कोई बेवकूफ़ी मत करना। अब हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर रनन जो होती है, रनन और सुबह मैरिज हॉल में होती है और वहाँ पर बहुत प्रिटी था, सब कुछ बहुत प्यारा था, लेकिन रंग में ढंग डालने के लिए उसके पेरेंट्स पहुँच जाते हैं और जो गुमो था वो भी पहुँच जाते हैं। और रनन जो होती है वो पूछती है कि आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, मेरे सबसे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट दिन पे आप लोगों को मैं कभी भी वेलकम करना नहीं चाहती। तभी पेरेंट्स बोलते हैं मॉम डैड की हमने जो गलती की है उसका में हम लोग कभी भर जाना नहीं भुगत सकते, कभी भी हम भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन बेटा हम तो फैमिली है ना, प्लीज़ माफ़ कर दो, बोल के रोने लग जाते हैं। रंजन बोलते हैं अगर आप लोग सच्ची में चाहते हो मैं खुश हूँ तो प्लीज़ मेरी लाइफ में दोबारा दखल अंदाजी करना बंद करो। और तभी जो गुम होता है वो बोल रहा होता है कि हम सच में यहाँ पर तुम्हारी खुशी में शामिल होने आए हैं, तुम्हें छीनने के लिए नहीं। रंजन बोलते पर मुझे नहीं चाहिए आप लोगों का सहारा या फिर आप लोगों का कोई भी सहानुभूति, बोल के उनका मुंह बंद करवाती है। वहाँ पर तो आती है लिली। लिली बहुत बड़ा में थी इस बार
और वो पहले तो यहाँ पर तमाशा क्रिएट करती है, एंड देन दिखाया जाता है वो रंजन को मारने के लिए आगे आती है और इस बार जाके गोमो उसे रोकने की ट्राई करता है और गोमो को बुरी तरह से स्टैप करके वो ज़मीन पे गिर जाता है। गोमो आँखें बंद करने से पहले बस ये सोचता है कि मैंने तुम्हें फाइनली प्रोटेक्ट कर लिया। एंड देन उसके बाद दूसरा स्टेप डैड ले लेते हैं और उसके बाद में पुलिस वाले आके जो लिली है उसको शूट कर देते हैं। लिली ऑन द स्पॉट मारी जाती है। एंड देन हम देखते हैं अगले सीन जहाँ पर रैनन जो होती है वो अपने डैड को मिलने के लिए गई थी। डैड जब अपनी आंखें खोलती है तो रैनन बोलती है, आपने मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ की है, इसका मैं अप्रिशिएट करती हूँ। डैड और मॉम आखिरी बार माफ़ी मांगने की ट्राई जरूर करते हैं। रैनन बोलती है, मुझे आप लोगों से कोई खुन्नस नहीं, लेकिन प्लीज़ आप लोग मुझे परेशान करना बंद करो। अगर आप लोग सच्ची में चाहते हो कि मैं खुश रहूँ तो प्लीज़ लीव मी अलोन बोल के वहाँ से वो लोग जाने लगते हैं। डैड और मॉम अपने दामाद को मतलब शुभी को रिक्वेस्ट करते हैं कि रैनन से बात करे और उससे माफ़ी मंगवाए। रैनन वो बोलता है, अगर मेरी वाइफ चाहती है तो मैं कभी भी उस चीज़ को प्रेशर नहीं करूँगा और मैं उसकी हर उम्मीद को, हर ख्वाहिश को सराखों पे बिठाऊँगा बोलकर उसे लेके चला जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रैनन थी वो गोमो के वहाँ ग्रेवयार्ड पे जाती है और उसे सब चीज़ के लिए थैंक यू बोलती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से आज मेरा बहन मेरे साथ है, थैंक यू सो मच। ऐसा वो बोलती है और बस स्माइल करती है और बोलती है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपनी लाइफ में सब कुछ शायद वापस पाया होगा, बस तुम जहाँ भी रहो खुश रहो बोल के उसे स्माइल करती है। और ड्रामे का आखिरी सीन जहाँ पर रैनन और जो सुबह थी एक दूसरे के साथ मैरिज कर लेते हैं और इस तरह से ड्रामा खत्म। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आई होप, क्योंकि मैंने थोड़ा नया ड्रामा ट्राई किया है बहुत टाइम से, मैं सोच रही थी कुछ अलग ट्राई करूँ। कैसा भी लगा हो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और आप लोग किस तरह के ड्रामे इस चैनल में देखना चाहते हो वो भी ज़रूर बताना। एंड आई विल बी बैक विद अनदर ड्रामा सून। प्लीज़ मेक श्योर वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें।